नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुबोध और आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं जो आपके पाठ्यक्रम में निबंध शामिल किए गए हैं उनको, और उसी के क्रम में इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक निबंध है जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो कि आपके सिलेबस में भी दिया गया है। तो इस निबंध पे आज हम लोग बात करेंगे, लेकिन निबंध पे बात करें उससे पहले एक छोटी सी चर्चा हम लोग कर लेते हैं जो आज के अपने निबंधकार हैं, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन वृत्त पे। कोई हम लोग पूर्ण तरीके से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को नहीं पढ़ने वाले हैं, एक बेसिक चर्चा करेंगे, 2 मिनट में जो है कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद हम लोग अपना निबंध पढ़ना शुरू करेंगे जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था 19 अगस्त 1907 को। कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? तो जिले का नाम था बलिया, और बलिया जिले के ओझावलिया गांव में इनका जन्म हुआ था। तो आप लोग ये याद रखें कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 19 अगस्त 1907 को बलिया जिले के ओझावलिया गांव में हुआ था। ठीक है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बचपन का नाम वैद्यनाथ था। क्या इनके बचपन का नाम था? वैद्यनाथ इनके बचपन का नाम था। तो ये भी आप लोग याद रखें। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन वृत्त को हम लोग कुछ तिथियों से समझते हैं। उनके जीवन की जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी उनको तिथिवार एक परिचय प्राप्त कर लेते हैं ताकि आप भी समझ जाएं, और मेरे लिए इस तरीके से पढ़ाना आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि मैं जो है उनके जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण डेट्स से आपको जो है चीज़ों को समझा सकूं। साल 1923 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में ये दाखिला लेते हैं, यानी 1923 के साल में ये बीएचयू में पढ़ने के लिए आते हैं। 1930 का साल आता है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ज्योतिष विद्या से आचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, वो भी प्रथम श्रेणी से। तो 1923 से 1930 हो गया। उसके बाद 1930 में ही गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन में ये जो है अध्यापक हो जाते हैं, और 30 से लगा के 1950 तक यानी 20 साल तक ये वहाँ पे अध्यापन का कार्य करते रहते हैं। उसके बाद 1952-53 के साल में ये जो है काशी नागरी प्रचारिणी सभा के अध्यक्ष बनते हैं। 1955 में ये जो है राजभाषा आयोग के सदस्य बनाए जाते हैं। 1957 में इनको जो है पद्म भूषण जैसे बड़े पुरस्कार से नवाजा जाता है, और 1973 इनके जीवन का सबसे शानदार साल, क्योंकि इनके निबंध संग्रह आलोक पर्व के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। तो आप लोग ये याद रखें कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनके किस निबंध संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो आलोक पर्व नाम से इनका जो है एक निबंध संग्रह था जिसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा जाता है, और 1979 में ये हिंदी का बड़ा सितारा ब्रेन ट्यूमर हो जाने के कारण इस दुनिया को अलविदा कह देता है। तो ये जो है इनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण तिथियां थी, आपने समझ ली होंगी। शांति निकेतन के बाद ये जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष भी रहे, और इनको सूर्य साहित्य कृति के लिए इंदौर साहित्य समिति के द्वारा स्वर्ण पदक, और इनकी जो रचना है कबीर, जो बड़ी प्रसिद्ध रचना हुई, इस रचना के लिए इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया जाता है। ठीक है, बात करेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह पे। आप लोग जो है निबंध संग्रह अच्छी तरीके से इनको याद कर लें, क्योंकि इनके निबंध संग्रह कई बार कई परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते रहते हैं। इनको क्रम से लगवा दिया जाता है, या तो इनमें से कोई एक निबंध पूछ लिया जाता है ये किसका है। तो कुल मिला के कहना इतना है कि इनके निबंधों पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें। तो पहला जो इनका निबंध संग्रह है वो है अशोक के फूल, जिसका प्रकाशन हुआ था 1948 में। दूसरा निबंध संग्रह इनका कल्पलता है 1951 में, और आज का जो अपना निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं वो इनके इसी निबंध संग्रह में संग्रहित किया गया है। मध्यकालीन धर्म साधना 1952 में है। इनका विचार और वितर्क 1957 में है। विचार प्रवाह 1959 में है। इनका बड़ा
फेमस निबंध संग्रह कुटज हुआ जो 1964 में है, और आलोक पर्व 1972 में है। तो ये जो है इनके निबंध संग्रह थे, इनको जो है आप लोग कंठस्थ कर लें, याद कर लें, क्योंकि परीक्षाओं के लिए जरूरी हैं। निबंध संग्रह हो गए। निबंध संग्रह के साथ साथ इनके कुछ मुख्य निबंध हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे अशोक का फूल इनका बड़ा प्रमुख निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं वो तो प्रमुख ही है आज, जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके साथ साथ देवदारू है, कुटज है, बसंत आ गया है, वर्षा धनपत से घनश्याम तक, मेरी जन्मभूमि और घर जोड़ने की माया। ये जो है प्रसाद जी के कुछ महत्वपूर्ण निबंध थे। इतने ही महत्वपूर्ण निबंध नहीं है, इन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण निबंध लिखे हैं, लेकिन उनमें से ये जो है कुछ महत्वपूर्ण निबंध थे। प्रसाद जी के जो चिंतन का केंद्रीय विषय रहा है, निबंधों के चिंतन का जो केंद्रीय विषय रहा है, वो मनुष्य रहा है। द्विवेदी जी का निबंध जो संग्रह है साहित्य सहचर, साहित्य सहचर बाद में साहित्य का साथी नाम से जो है प्रकाशित हुआ। तो ये भी एक फैक्ट है, इसको भी आप लोग याद रखें, ठीक है। तो ये चर्चा हो गई अपने निबंधकार के बारे में। अब हम लोग यहां से पढ़ना शुरू करते हैं जो अपना निबंध है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के दूसरे निबंध संग्रह कल्पलता में जो है ये निबंध, जिसका प्रकाशन 1951 में हुआ था। ये बात आपको पहले ही बता दी गई, याद रहेगा ना। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध संग्रह में, नाखून क्यों बढ़ते हैं जो ये निबंध है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के दूसरे निबंध संग्रह कौन से, कल्पलता में है। ये चीज आपको याद रखनी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के इस निबंध संग्रह में कुल 20 निबंध हैं, जिनमें से आम फिर बौरा गए और नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये 2 निबंध अति महत्वपूर्ण हैं। तो कल्पलता में कुल कितने हैं निबंध, 20 हैं, और इन दोनों में से इस 20 में से आम फिर बौरा गए और नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये 2 प्रसिद्ध निबंध इस निबंध संग्रह से हुए। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध मानवतावादी दृष्टिकोण से लिखा गया एक ललित निबंध है। आपसे निबंध की श्रेणी भी पूछी जा सकती है, तो आपको याद रखना है कि ये निबंध जो है ललित निबंध की श्रेणी में आता है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये सवाल निबंधकार से उनकी छोटी लड़की ने पूछा था। तो ये प्रश्न आपसे किया जा सकता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये सवाल निबंधकार से किसने किया। सबसे पहले तो उनकी छोटी बेटी ने किया, और इस सवाल से उनको इस निबंध को लिखने की प्रेरणा मिली। अब यहां से जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो मुझे अच्छी तरीके से पता है कि आप लोग यहां से थोड़ा बोर हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, आपको क्लास में थोड़ी कठिनाई आ सकती है, लेकिन पढ़ना तो है ही है, क्योंकि यहाँ से आप जो भी पढ़ेंगे वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड तो नहीं होगा, लेकिन वो प्रत्येक लाइन आपके लिए कहीं ना कहीं प्रश्न है। तो हर लाइन को बड़ी गंभीरता से पढ़ना है, बड़ी सहज भाव से जो है समझना है और याद करना है। यहीं के यहीं जो है उस लाइन को याद कर लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। क्लास छोड़ के आपको भाग नहीं जाना है, पूरा निबंध पढ़ना है। बड़े महत्वपूर्ण तथ्य निबंध में आपके लिए रखे गए हैं, और क्लास के आखिरी में निबंध के जो महत्वपूर्ण कथन हैं वो भी जो है आपको क्लास में बताए गए हैं। तो इस निबंध में भारतीयता, उसकी महत्ता, सामाजिक व्यवस्था, राजनैतिक चिंतन, भाषा ज्ञान, रहन सहन, सांस्कृतिक उत्थान, राष्ट्र की सभ्यता एवं संस्कृत आदि पहलुओं पर विचार किया गया है। इस निबंध में द्वितीय विश्व युद्ध की भयावह परिणति, वैज्ञानिक उपलब्धियों का विकृत रूप, हिरोशिमा और नागासाकी की जघन्य घटनाओं के बारे में इस निबंध में चर्चा है। तो यही आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस निबंध में जो है इसके बारे में चर्चा है या फिर नहीं है। तो हर लाइन मैंने आपको पहले ही बताया एक तरीके से प्रश्न है। आपको थोड़ा लाइनें कलरफुल, रंगीन बना दी गई हैं ताकि आप बोर होके एकदम से भाग ना जाएं, इसलिए थोड़ी मैंने स्लाइड रंगीन बनाने की कोशिश की है। जैसे ये वाला जो है आप फैक्ट पढ़िए कि वस्तुतः नाखून बढ़ना हमारी पाश्विकता का परिचायक है, और यही पाश्विकता क्या है, हिंसा का प्रतीक है। तो हर लाइन से आपसे प्रश्न आ सकता है कि नाखूनों का बढ़ना किस चीज का प्रतीक है, नाखूनों का बढ़ना किस चीज का परिचायक है। तो इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। आज भी नाखूनों का लगातार बढ़ते रहना
लाखों वर्ष पूर्व नाखून और दांतों पर निर्भर रहने वाले मनुष्यों का द्योतक है, जो इन्हीं नाखून और दांतों से हिंसा को अंजाम देता था। ये जो भी लाइनें लिखी गई हैं मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखी हैं, ये सारी की सारी लाइनें निबंध से ही ली गई हैं, तो हर लाइन पे आपको ध्यान देना है। निबंध में निबंधकार लिखता है कि जिस तरह आज बच्चों को नाखून ना काटने के लिए डांट पड़ती है, इस तरह लाखों वर्ष पूर्व नाखून काटने के लिए उन लोगों को डांट पड़ती होगी, क्योंकि जो पहले का समय था, जो आदि का वक्त था, उसमें नाखून को इंसान हथियारों की तरीके से प्रयोग करता था और उससे वो हिंसा करता था, अपनी रक्षा करता था। कोई उस पर प्रहार करता था तो वो उसको एक तरीके से युद्ध में आने वाले युद्ध में हथियारों की तरीके से उनका जो है नाखून से काम करता था। तो वही निबंधकार कहता है कि आजकल बच्चे अगर नाखून बढ़ा लेते हैं, जिस तरीके से उनकी पिटाई होती है, एक समय जब वो नाखून किसी तरीके से तोड़ आते होंगे, नाखून गिरा देते होंगे, तब उनकी जो है पिटाई होती होगी, क्योंकि उनके घर वाले कहते होंगे कि ये तुमने क्या किया। नाखून तो जो है बड़े महत्वपूर्ण हमारे जीवन का अंग है। जिस तरीके से आजकल हमारे जीवन के जो महत्वपूर्ण अंग हैं वो जो है बम हो गए हैं, हाइड्रोजन बम, क्योंकि देश ये समझता है कि अगर हमारे पास ये नहीं है तो हम एक बड़ी शक्ति नहीं है। उसी तरीके से नाखून एक समय इनका भी एक महत्वपूर्ण स्थान था। लेखक ने निबंध में नाखूनों को हमारी कुरूपता, सभ्यता, असभ्यता, यहां पे करिए असभ्यता, कुरूपता, असभ्यता, बर्बरता और विकास में बाधकता का प्रतीक कहा है। तो यहां से आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि लेखक ने निबंध में नाखूनों को किन किन चीजों का प्रतीक कहा है। तो लेखक ने हमारी कुरूपता का प्रतीक कहा है, हमारी असभ्यता का प्रतीक कहा है, बर्बरता का, और विकास में बाधकता का प्रतीक कहा है। निबंध में लेखक यह भी बताता है कि वात्स्यायन के काम सूत्र से पता चलता है। तो वात्स्यायन के काम सूत्र का निबंध में जिक्र होता है, ये भी आप लोग याद रखें। और वात्स्यायन के काम सूत्र से निबंधकार ने कौन सी बात अपने निबंध में रखी है वो आगे लिखी है कि 2000 वर्ष पूर्व भारतीय नाखूनों को सजाते थे, संवारते थे। उस समय जो उनके नाखूनों की आकृति होती थी वो त्रिकोण, वर्तुलकार, चंद्राकार, तंतुल आदि हुआ करते थे। तो परीक्षक जो है आपसे प्रश्न के तौर पे ये भी पूछ सकता है कि उस समय जो नाखून होते थे वो किस किस आकृति के हुआ करते थे। तो त्रिकोण आकृति के होते थे और वर्तुलकार हुआ करते थे, चंद्राकार हुआ करते थे और तंतुल हुआ करते थे। इस आकृतियों के नाखून हुआ करते थे। तो प्रश्न कहीं से भी आ सकता है। लेखक कहते हैं कि उस समय गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नाखूनों को पसंद करते थे और दक्षिण में रहने वाले लोग छोटे छोटे नाखूनों को पसंद करते थे। अब ये प्रश्न तो अभी हाल ही में आपसे पूछा गया है, बहुत थोड़े दिन पहले ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो कहीं से भी कोई प्रश्न आ सकता है, इस चीज का जिक्र मैं बार बार कर रहा हूं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाखूनों को निर्लज्ज, अपराधी और बेहया की संज्ञा दी है। तो ये भी आप लोग याद रखें। निबंध में प्राणी विज्ञान के अनुसार नाखून बढ़ाना मानव की सहजात वृत्ति है और नाखून को काटना मनुष्यता की निशानी है। तो ये तो एक तरीके से आपके लिए कथन हो जाएगा जो कि महत्वपूर्ण कथन है। नाखूनों को काटना क्या है? मनुष्यता की निशानी। नाखूनों को बढ़ाना क्या है? मानव की सहजात वृत्ति। लेखक नाखूनों के माध्यम से यह बताना चाहता है कि मनुष्य जितना विकास कर ले, उसके भीतर की पशुता जब तक नहीं मरेगी तब तक विध्वंसक और विनाशक कदम बढ़ता रहेगा, जो संपूर्ण सृष्टि के लिए हानिकारक है। निबंध में लेखक सवाल करता है, क्या सवाल करता है निबंध में लेखक कि अगर ये आखिर मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है? आखिर मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है? पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? अस्त्र शस्त्र की होड़ में लग रहा है कि मानो वह वस्तुतः पशुता की ओर ही बढ़ रहा है। ये निबंध का एक कथन है जिसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। निबंध में देश की आजादी के लिए लेखक ने दो शब्दों का प्रयोग किया है। निबंध में देश की आजादी के लिए लेखक दो शब्दों की मीमांसा करते हैं, एक इंडिपेंडेंस और दूसरी स्वतंत्रता। लेखक इंडिपेंडेंस का अर्थ अनाधीनता या फिर किसी के अधीन का अभाव बताता है तथा स्वाधीनता का अर्थ अपने ही अधीन रहना बताता है। लेखक ने देश की आजादी के लिए स्वाधीनता शब्द के प्रयोग पे बल दिया है। तो ये भी आप लोग याद रखें।
इस निबंध में लेखक ने एक बूढ़े का जिक्र किया है। किस बूढ़े का भाई जिक्र किया है? जो महात्मा गांधी का प्रतीक है। एक नाम तो उन्होंने निबंध में नहीं लिखा है क्लियर, लेकिन एक बूढ़े का प्रतीक किया है जो निबंध में महात्मा गांधी के प्रतीक के तौर पे हैं। लेखक ने इस निबंध में उन्नति के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया है, एक सफलता, दूसरा चरितार्थ। निबंध का अंत जो है इस सकारात्मक लाइन से होता है कि कमबख्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़ें, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि निबंध का जो अंत किया गया है वो किस पंक्ति से किया गया है। तो आप लोग याद रखें, इस वाली पंक्ति से किया गया है कि कमबख्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़ें, लेकिन मनुष्य उसे उन्हें बढ़ने नहीं देगा। अब निबंध के कुछ कथन हैं, उन पे बात कर लेते हैं जो आपसे पूछे भी जा सकते हैं और आपको क्रम से लगाने वाला प्रश्न भी यहां से मिल सकता है। मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूं तो कभी कभी निराश हो जाता हूं। ये उसकी भयानक पाशविक वृत्ति के जीवन प्रतीक हैं। मनुष्य की पशुता को जितनी बार काट दो वह मरना नहीं जानती। तो ये एक कथन है। उसके भीतर नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है, नख का तात्पर्य है नाखून, वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुता के अवशेष हैं। मैं भी पूछता हूं, ये जो है वही बात। जानते हो अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ते हैं? ये हमारी पशुता की निशानी है। इस कथन को एक बार और पढ़ते हैं कि जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुता के अवशेष हैं। मैं भी पूछता हूं, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ते हैं? ये भी हमारी पशुता की निशानी है। कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। ये भी कथन है। मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। अगले कुछ कथन इस प्रकार हैं कि एक बूढ़ा था, उसने कहा था बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, प्रेम की बात करो। तो ये बूढ़ा कौन है जिसका मैंने अभी पहले भी जिक्र किया है? ये जो है महात्मा गांधी के बारे में निबंधकार ने अपने निबंध में ये लाइन उन्हीं के बारे में लिखी है। काट दीजिए वह चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे। नाखूनों के बारे में कहा जा रहा है। निर्लज्ज अपराधी की बात फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर। मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून भी एक दिन झड़ जाएंगे। मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूं तो कभी कभी निराश हो जाता हूं। ये उसकी भयंकर पाशविक, ये सही कर लेना थोड़ा, पाशविक वृत्ति के जीवन प्रतीक हैं। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरता नहीं है। तो ये निबंध के बारे में आपको जो है जितनी भी जानकारियां संभव हो सकती थी वो दी गई। जो निबंध के महत्वपूर्ण कथन थे वो बताए गए। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि हो सके तो निबंध को एक दो बार आप लोग जरूर पढ़ें, क्योंकि निबंध के बारे में जो फैक्ट थे वो आपको बता दिए गए। लेकिन जब तक आप एक बार स्वयं से निबंध नहीं पढ़ते तब तक आप इस बात से संतुष्ट होकर न बैठ जाएं कि आपका प्रश्न सही हो जाएगा। कोई आपको ऐसी क्लास नहीं पढ़ा सकता कि आप अपने आप से कुछ भी ना पढ़ें, कोई रचना ना पढ़ें, कोई कहानी ना पढ़ें, कोई उपन्यास ना पढ़ें, कोई निबंध ना पढ़ें और आपका प्रश्न सही हो जाए। तो ऐसा तो नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए। आपके सिलेबस में जो रचनाएं लगाई गई हैं, कोई उपन्यास पढ़ने की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन निबंध छोटे छोटे हैं, कहानियां छोटी छोटी हैं, इन रचनाओं को आप लोग जरूर पढ़ें। तो क्लास के जो फैक्ट थे वो आपको बता दिए गए। फैक्ट पढ़ने के बाद आप इनके नोट्स बना लें, इनको कहीं पे लिख लें और इसके बाद रचना आप हर हाल में पढ़ें। अगर आपके पास रचना है तो ठीक, नहीं है तो जो है मुझसे नीचे कमेंट कर दें, मैं आपको उसकी PDF टेलीग्राम में भेज दूंगा। टेलीग्राम से जरूर जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर क्लास थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर दें। धन्यवाद।